नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले मीडिया से कुछ नेता इतना ज्यादा डर गए हैं कि अब मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहना बेहद जरूरी है कि डर उसी को लगता है जो कुछ छिपा रहा होता है या फिर जिसने कुछ गलत किया हो। सांच को आँच नहीं, ये जरूर सुना होगा आपने। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके भतीजे साहब मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन वहां से भी उनको राहत मिलने की जगह ऐसी फटकार लगी है कि वो अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी के भतीजे को लताड़ लगाई गई है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे खास शो में करेंगे। ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ममता के भतीजे को लताड़ा। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की थी याचिका। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर राहत नहीं। ममता बनर्जी और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उनके बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है, जिससे ममता बनर्जी की कुर्सी हिल गई है। ममता बनर्जी के भतीजे साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उन्हीं को झटका दे दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी मुसीबतें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उनसे जुड़े मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने और इसकी कार्यवाही की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के भतीजे को 440 वोल्ट का जोरदार झटका दे दिया है और उनकी याचिका से उन्हीं को फंसा दिया है। आपको यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा था कि कोलकाता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ की तरफ से की जा रही टिप्पणियां मीडिया में प्रकाशित की जा रही हैं। इससे उनके सम्मान को नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि बड़े बड़े नेता जब किसी मामले में फंसते हैं तो क्या उन पर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करती है? क्या मीडिया को अब सवाल उठाने और रिपोर्टिंग को छापने का भी हक नहीं है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें तो साफ तौर पर यही पता चलता है कि अभिषेक बनर्जी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर मीडिया ट्रायल हो रहा है और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। दरअसल अभिषेक बनर्जी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। यदि कोई आवेदन हो तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि वो इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दे सकते। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला पश्चिम बंगाल में सैकड़ों करोड़ रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए जमकर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि मीडिया पर लगाम लगाई जाए ताकि वो भर्ती घोटाले में कोलकाता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रिपोर्ट ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आप चोरी करते हैं लेकिन नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले। सुविधाजनक बताते चले कि इस मामले में 12 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा की संपत्ति को लेकर भी सवाल किया था। जस्टिस सिन्हा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से पूछा था कि बनर्जी और उनकी पत्नी के आय के स्रोत की जांच की जाए या नहीं की। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी अधिकतर बड़ी संपत्तियां 2014 के बाद की है। इतने कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति। जस्टिस अमृता सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी, उनकी मां लता बनर्जी, पत्नी रुजिरा और लिप्स एंड बाउंड्स के बाकी निदेशकों को संपत्ति के दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी। बनर्जी ने उस आदेश को चुनौती दी और न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के पास गए,
डिवीजन बेंच ने जस्टिस अमृता सिन्हा के आदेश के अधिकांश हिस्से को बरकरार रखा। इसके बाद बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को ही खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल बेंच और जस्टिस सोमेन सेन की डिवीजन बेंच के आदेश में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला? पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। ईडी और सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद शिक्षक भर्ती मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर पाना केंद्रीय एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ईडी सूत्रों की माने तो शिक्षक भर्ती मामले में करोड़ों की धांधली की गई है। कई हजार अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद आज भी नौकरी के इंतजार में हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना परीक्षा दिए ही उन्हें नौकरी मिल गई थी। बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला धीरे धीरे पेचीदा होता जा रहा है। कई बड़े मंत्रियों का नाम शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ता जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां शिक्षक भर्ती मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं। राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई नियुक्तियों में हुए करोड़ों का घोटाला बिचौलियों के जरिए होने की बात सामने आई है, जो अवैध तरीके से नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को घोटाले के मास्टरमाइंड को जोड़ने वाली कड़ी बनी। इसकी बात उल्लेख घोटाले में धन शोधन पहलू की जांच कर रही ईडी की चार्जशीट में है। असल में सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के एक मामले में 8 जून 2022 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों के चयन में कथित अनियमितताएं के आरोप में उत्तर 24 परगना के एक चंदन मंडल उर्फ रंजन बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद 24 जून को मामले की जांच में जुटी। वहीं ईडी ने बैंक शॉल कोर्ट में मौजूद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किए गए अपने 172 पन्नों के आरोप पत्र में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ चंदन मंडल की सांठगांठ के बारे में बताया, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को की अवैध नियुक्ति के लिए काफी रुपए लिए गए थे। जांच के तहत ईडी के अधिकारियों ने पीड़ितों की एक वर्ग से भी पूछताछ की थी, जिसमें समर कुमार हलदार ने ईडी को बताया था कि उसने एक अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी दिलाने के लिए 7 लाख रुपए का भुगतान चंदन को किया। इधर मछली कारोबारी सुजय विश्वास ने अबानी मंडल की नौकरी के लिए 7 लाख रुपए की व्यवस्था कराई थी। हालांकि हर कोई नौकरी पाने में सफल नहीं हुआ। मालदा के बल्लभपुर प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षिका सैफाली मंडल को पार्थ चटर्जी के एक कथित करीबी शंकर सिंह ने धोखा दिया था। उसने अपनी जुड़वा बेटियों में से एक की नौकरी के लिए 8 लाख रुपए दिए, जिसके बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे व्यवसायी जयंत विश्वास ने ईडी को बताया था कि उनकी पत्नी पापिया मुखर्जी को चंदन मंडल के माध्यम से करीब 7.5 लाख के बदले प्राथमिक शिक्षा की नौकरी मिली थी। पापिया मुखर्जी वर्तमान में नादिया के राघवपुर कन्वर्टेड जूनियर बेसिक प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। आरोप यह है कि बिचौलिया ही अवैध नियुक्तियों के लिए रुपए का स्थानांतरण कराने का काम भी करते थे। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सेंट्री प्राइवेट लिमिटेड, एपीए यूटिलिटी सर्विस, सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड और कोलकाता के हरिदेवपुर, पूर्वी जादवपुर, दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर और बीरभूमि जिले के बोलपुर में कई अन्य व्यक्तियों के नाम पर 40 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अभी तक करीब 103.10 करोड़ रुपए संपत्तियां कुर्क की गई हैं। जांच के अनुसार चटर्जी और उनके सहयोगी सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड, व्यू मोर हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड और जामीरा सनशाइन लिमिटेड को आय के स्रोत को छुपाने के मामले में आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले नोटों के पहाड़ को कैसे भूला जा सकता है। लेकिन जब अपनी बदनामी की बात आई तो अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।